नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा का एक पेपर है आपका हिंदी और पत्र लेखन। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी और पत्र लेखन पेपर में कैसे उत्तर लिखने का अभ्यास करें, जिससे कि जब आप पेपर दें तो सबसे ज्यादा जो संभव अंक हैं वो प्राप्त कर सकें। तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सा प्रश्न कैसे हल करना है, किस प्रश्न में कितना लिखना है, कैसे लिखना है और उस प्रश्न का उत्तर देते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या अच्छा करना है जिसके माध्यम से आपका जो अंक है वो 10-15% बढ़ जाए, आपका स्कोर बढ़ जाए और आप आसानी से सेलेक्ट हो जाए। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कि हिंदी और पत्र लेखन का पेपर है जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस चलती है, उसमें ये पेपर कराया जाता है। तो उसी में से एक पेपर आपके सामने हमने यहाँ रखा है। 100 अंकों का ये पेपर होता है। समय इसके लिए जो मिलता है वो 2.5 घंटे मिलता है। कितना? 2.5 घंटे यहाँ पर समय दिया जाता है। और यहाँ पर जो समय है ये 2.5 घंटे कैसे होता है, क्योंकि 2 घंटे 30 मिनट पेपर आप जब ये कर चुके होते हैं उसके बाद आधे घंटे में आपको हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं उस पेपर को हल करना होता है। तो इसी के दौरान वो पेपर आपको दे दिया जाता है। यहाँ पर इसीलिए मैंने स्पेशली आपको लिख के बताया कि आप इस चीज का ध्यान रखें। जब पेपर चल रहा होगा, जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको पता होगा, जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है कि आप जब पेपर दे रहे होंगे, देखिए जीएस का एक पेपर हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन का। दूसरा पेपर आपका हिंदी का होगा उसी दिन सेकंड मीटिंग में। तो हिंदी का जो पेपर होगा उसमें एक पेपर ये 100 अंक का होगा और एक पेपर होगा 60 अंक का। 60 अंक वाला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। और दोनों पेपर का अगर आप समय मिलाकर देखें तो ये 3 घंटे का पेपर होता है। 2.5 घंटे जब आप ये पेपर कर चुके होते हैं तो 2.5 घंटे पूरे होने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव वाला पेपर दे दिया जाता है। 2.5 घंटे में 100 अंक की परफॉर्मेंस आपको करनी है और 100 अंक में से आपको टारगेट करना है कि आपको 70 अंक तक मिल जाए, 75 अंक तक मिल जाए। लोगों को मिल जाते हैं 65-70 अंक, तो इसके एवरेज मार्क्स होते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होता है। 75 मार्क्स का या 75 अंकों का आपको लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए। सबसे पहले एक बार पेपर का पूरा प्रारूप देखते हैं और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये पेपर जो आपके लिए बनाया गया है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। सिलेबस भी स्पष्ट हो जाएगा और उसका प्रारूप क्या होता है। और फिर हम बात करेंगे इसमें एक एक क्वेश्चन को कैसे लिखने की। कॉपी मैं साथ में लेके आया हूं, जैसी वहां पे कॉपी होती है इसमें आपको मैं बताऊंगा कहां से कितना मार्जिन देके कैसे क्या लिखना है और कैसे वहां पे पेपर पूछा जाता है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। पहला प्रश्न होता है अपठित गद्यांश से, और उसके पहले देखिए निर्देश लिखे होते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हैं। ये 100 अंक का पूरा पेपर है। पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे तो पहले प्रश्न में सबसे पहले यही निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़कर यहां पर क्यों लगाया गया है, या नहीं भी लिखा जाए तो आपको ध्यानपूर्वक ही पढ़ना है। और ध्यानपूर्वक इसलिए लगाया गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको इसका उत्तर देने में दिक्कत आनी ही आनी है। इसका उत्तर देने में दिक्कत होगी। हर एक व्यक्ति जो इस स्तर पर तैयारी कर रहा है वो बहुत कुछ पढ़ चुका है और कम से कम वो ग्रेजुएट है, और कम से कम ग्रेजुएट होने के कारण उसको नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है। कोई भी बात आप करेंगे तो हर एक टॉपिक पर, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, सांस्कृतिक मुद्दा हो, उस पर उसका अपना खुद का एक विचार है, एक नॉलेज है उसको। लेकिन यहां पर ये अपठित गद्यांश उन सारे विचारों को खंडित करता है, सारे ज्ञान को खंडित करता है, और वो कहता है कि बचपन में जैसे आपने अपठित गद्यांश के उत्तर दिए थे कुछ वैसे ही उत्तर यहां भी दीजिए। अगर ऐसा उत्तर आप देंगे तो आपको हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देंगे। कहने का मतलब क्या है कि इसको 5th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड का लिख देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
स्टैंडर्ड इसका बरकरार रखना है समीक्षा अधिकारी के लेवल का, या आपने जितना अभी तक पढ़ा है उन सभी ज्ञान का यहाँ पर उपयोग होना है, उन सभी जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं। लेकिन शर्तें ये हैं कि जो भी उत्तर दिया जाएगा वो उत्तर इस पैराग्राफ, जो अवतरण आपको दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है आपको, इसी के आधार पर दिया जाएगा। जो उत्तर दिया जाएगा वो इस पैराग्राफ से बाहर का नहीं होगा। तो बाहर कैसे नहीं जाएगा, यानी कि इसी शब्द से बिल्कुल नहीं। एक एक प्रश्न की बात करते हैं और उनके उत्तर करने की हम कोशिश करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, और इसके लिए 3 नंबर 3 मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। आपको मैंने बहुत सारी क्लासेस में पहले भी डिस्कस किया है और बताया है कि जब शीर्षक की बात आती है, शीर्षक जब देने की बात होती है, तो शीर्षक में 2-3 बातें आपको ध्यान रखना होता है। उसमें पहली बात यह है कि शीर्षक आपका इस पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करे जिसके बारे में ये बात की गई हो। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सटीक हो। और सटीकता का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि इसमें बात की गई है गृहस्थ रूपी रथ के 2 पहिए हैं, नर और नारी, और इन दोनों के सहयोग से गृहस्थ जीवन सफल होता है। इसमें भी नारी का घर के अंदर और पुरुष का घर के बाहर विशेष महत्व होता है। बात यहाँ पर हो रही है मनुष्यों की, यहाँ पे बात हो रही है नर और नारी की। नर और नारी दोनों मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य इसका शीर्षक नहीं रखा जा सकता। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। गृहस्थ जीवन की बात हो रही है, गृहस्थ जीवन से रिलेटेड कुछ शीर्षक यहाँ पे रखा जा सकता है। फिर आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें ये भी बात कही गई है कि नारी पुरुष की सहधर्मिणी है, तो वो मित्र के सदस्य परामर्शदात्री भी है, सचिव के सदस्य सहायिका है, माता के सदस्य उसके ऊपर अपना सर्वस्व निछावर करने वाली है। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो भारतीय नारी का अतीत वेदों और उपनिषदों के काल में क्या कंडीशन रही है, क्या स्थिति रही है, क्या योगदान रहा है, यह दिखाया गया है। और उसके बाद में नारी स्वतंत्रता की बात की गई है। महाराजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य गार्गी शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है, ये लिखा गया है। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती अपने काल की अत्यधिक विख्यात विदुषी थी, ये कहा गया है। अब इन सभी चीजों को आप देखेंगे तो पहले पैराग्राफ के आधार पर जो आपने टाइटल निकाला कि इसको हम गृहस्थ जीवन कर दें या गृहस्थ जीवन में नारी कर दें, वो विचार आपका चेंज हो जाएगा। तो ऐसा टाइटल होना चाहिए जो पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करे लेकिन सटीक हो, और टाइटल जितना शार्ट हो सके उतना अच्छा है, उतना ज्यादा अच्छा है। अब शार्ट टाइटल आप कहां से लाएंगे, शार्ट टाइटल आप कैसे बनाएंगे, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। 3 बातें, सारगर्भित हो, सटीक हो, और जितना छोटा हो सके तो एक शब्द में नॉर्मली नहीं हो पाता है तो 2-3 शब्दों में, 4 शब्दों में आप टाइटल दीजिए। ये अगर आप सटीक कर देते हैं तो आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं, नहीं तो आपके 70% नंबर, 66%, यानी कि 3 में 2 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। ये टोटल जो पहला प्रश्न है ये 12, 6, 18, 3, 21 नंबर का होता है, और इसमें सही से मेहनत की जाए तो 16 नंबर, 15 नंबर आसानी से आपके आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखिए। लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर होती है कि सारांश कितने शब्दों में लिखना है और सारांश कैसे लिखना है। सारांश जब आप लिखिए तो सारांश कितने शब्दों में लिखिए, पहला प्रश्न तो आपका ये रहता है कि जो, जैसे चलिए यहां बात कर लेते हैं कि सारांश को जब आप करने चलते हैं तो सारांश में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कितने शब्दों में लिखें सारांश। तो सारांश जब भी आप लिखिए तो 3-4 चीजें ध्यान रखिए कि सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। कभी कभी इसको 1/4 शब्दों में भी किसी किसी किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि लिखा जाता है, लेकिन 1/3 शब्दों में आप करिए, ये ज्यादा मानक है। 1/3 शब्द का मतलब ये है कि ये पैराग्राफ जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में आपने देखा, गिना, या कभी कभी दिया भी होता है, ज्यादातर कंडीशन में दिया नहीं होता है, तो आपने गिन लिया और जितने वर्ड दिए हैं उसका लगभग, यहाँ पर कोई सटीक गिनती करने या सटीक आपको शब्द गिन के लिखने की जरूरत नहीं है, लगभग 1/3 शब्दों में। मान लीजिए कि ये जो पैराग्राफ है इसमें आपके 260 शब्द हैं, 256 शब्द हैं, कुछ हैं, तो मान लीजिए कि 260 है, तो 260 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ गया और ये 6, है ना। यानी कि लगभग 86-87 शब्दों में आपको इसका सारांश लिखना चाहिए। इससे कम शब्दों में भी आप अगर बात को समझा लेते हैं तो आप
कोई दिक्कत नहीं है, आप कम शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन 1/3 शब्दों में करिए, वो ज्यादा मानक है। ज्यादातर किताबों में 1/3 शब्दों में ही बात की गई है, जो स्तरीय किताब है। आप सारांश लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है? सारांश को एक शब्द और है, भावार्थ भी कहीं कहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावार्थ। तो सारांश कहिए चाहे भावार्थ, तो भावार्थ का मतलब होता है भाव, उसके जो आपने पढ़ा उसका भाव क्या आप लगा रहे हैं, उसका भाव क्या है। यानी कि सटीक नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो बातें इसमें कही गई हैं वही सटीक अर्थ लिया जाए, उसका भावार्थ लिया जा सकता है। यानी कि कौन सी, क्या भाव निकल रहे हैं, कौन सी बातें कहने का लेखक प्रयास कर रहा है, कैसी बातें हैं जो इसमें मुद्दे के तौर पर रखी गई हैं, और क्या समझाने का प्रयास किया गया है। तो भावार्थ का मतलब क्या होता है? भावार्थ का मतलब यह होता है कि आप हूबहू A to Z शब्द लेके नहीं, अपितु उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको अपने शब्दों में सेंट्रल आइडिया, है ना, केंद्रीय बिंदु जो होता है, उन शब्दों, उन चीजों को निकालिए और अपने शब्दों में उनको लिख दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जब सारांश करने चलते हैं तो शुरुआत करेंगे, शुरू की 1 लाइन लेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर तीसरी लेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, चौथी लेंगे, और इन्हीं की जो पैराग्राफ दिए रहते हैं इन्हीं पंक्तियों को उठा के यहां पर लिख देते हैं। वो तो कॉपी पेस्ट हुआ, कट पेस्ट हुआ, आपने वहां पे खुद एफर्ट नहीं डाला है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने शब्दों में, बस पैराग्राफ का क्या होना चाहिए? पैराग्राफ का भाव होना चाहिए, शब्द आपके होने चाहिए। पैराग्राफ से भाव लीजिए, शब्द अपने लीजिए, और जो कहा गया है उसमें से जितने उदाहरण दिए गए हैं, जब भी आप सारांश करिए, उदाहरण जितने दिए गए हैं उनको छोड़ दीजिए, जितनी भी लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है छोड़ दीजिए, जो भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है छोड़ दीजिए, जो भी यहाँ पर आप ऑर्नामेंटल लैंग्वेज जितनी भी यूज की गई है, जितना भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, तो बढ़ाकर जो लिखा गया है उसको सब छोड़ दीजिए, जितना भी समझाने का प्रयास किया गया है उसको छोड़ दीजिए, और फिर देखिए कि इसमें क्या कहा गया है। तब आपको पता चलेगा कि इसका 1/3 1/4 में ही पूरा केंद्रीय बिंदु, पूरा सेंट्रल आइडिया आप लिखने में समर्थ हो जाएंगे। यहाँ पे अगर नारी की स्थिति की बात की गई है, तो यहाँ पर जैसे ये बातें कही गई हैं कि नारी का घर के अंदर और पुरुष का घर के बाहर विशेष महत्व है। प्राचीन काल में ऋषियों के नारी को अतीव आदर की दृष्टि से ऋषियों ने देखा है। नारी पुरुष की सहधर्मिणी है, मित्र के सदृश परामर्शदात्री है, सचिव के सदृश सहायिका है। तो यहाँ पर आप इतना कह के काम चला सकते हैं कि वो सहधर्मिणी है, वो परामर्शदात्री है, वो सहायिका है, वो सर्वस्व निछावर करने वाली है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पुरुष मित्र के सदृश है, सचिव के सदृश है, माता के सदृश है, इतना कह के आप निकल सकते हैं। जितने भी यहाँ पर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वर्ड यूज कर सकें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उतना सटीक आप लिख पाएंगे। कोई सूत्र वाक्य जो है उसको आप लिखिए, बाकी जितने भी उदाहरण हैं उनको छोड़ दीजिए। जितना भी ज्यादा आप उदाहरण के उसमें पढ़ेंगे, आपका वो सारांश लंबा होता चला जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर छोड़ी जा सकती हैं। अगर यहां पर दिया हुआ है कि भारतीय नारी का अतीत वेदों और उपनिषदों के काल में नारी को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, है ना, तो और वह पुरुष के समान विद्यार्जन करती थी, विद्वत सभाओं में शास्त्रार्थ करती थी, तो सीधा आप यहां से यहां तक का सारांश निकालेंगे तो यही है कि पहले नारी विद्यार्जन करती थी, शास्त्रार्थ करती थी। किसके समान करती थी? मत लिखिए। उसको स्वतंत्रता प्राप्त थी, ये जिक्र आप मत करिए। यहां पर फिर है महाराजा जनक की सभा में हुआ याज्ञवल्क्य गागरी शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती अपने काल की अत्यधिक विख्यात विदुषी थी, तो वहीं पर आप लिख दीजिए जैसे भारती, जैसे गार्गी। तो आपका यहां तक का काम 1 लाइन में चल गया। आपने सारांश लिखा, अपने शब्दों में लिखा, और इसको हटाया, उदाहरण को हटाया, जितनी भी व्याख्या दी थी उसको हटाया, आराम से आपने इसको लिख दिया। तो इस तरीके से सारांश आप करेंगे तो पूर्णांक की तो बात मैं नहीं कर रहा, 6 में से 6 अंक बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन आपको 4 से 5 अंक बहुत
आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये बार बार सारांश की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये आसान लगने लगेगा। जब भी आप अभ्यास करें तो देखिए यहाँ पर जो ये मार्केट में कॉपी आपको आसानी से मिल जाती है, इतनी जगह आपको वहां की कॉपी में भी मिलती है जो आयोग की कॉपी होती है। प्लेन पेपर होते हैं, कोई भी रोलिंग उसमें नहीं होती है, कोई भी रेखाएं नहीं खींची होती हैं, प्लेन होती है। तीन तरफ से उसमें हाशिया होता है, चौथी तरफ वो ओपन होती है। यहां पर भी आप कोशिश करिए कि यहीं तक लिखिए, इससे नीचे न जाइए। इसी में आप अभ्यास करिए और देखिए कि एक पंक्ति में कितने शब्द आते हैं, दूसरी पंक्ति और पहले पंक्ति के बीच में कितनी गैपिंग आप देते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पर लिखा और यहां पर लिख दिया नारी का समाज में स्थान, है ना, समाज में स्थान, ठीक है, क्या है। तो आप इसमें गिन के अंदाजा लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द लगभग आ रहे हैं। और फिर दूसरा जो दूसरी पंक्ति है ना, प्राचीन काल में नारी, प्राचीन काल में नारी, तो आप देखिए कि कितना गैपिंग आपको रखना है। बहुत ज्यादा गैपिंग भी मत रखिए, बहुत सटाकर न लिखिए। अगर दोनों आप मिला देंगे एक में तो आपका वो बहुत गंदा दिखेगा, पढ़ने में स्पष्ट नहीं रहेगा। जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं अधिकतर बुजुर्ग होते हैं, उनको देखने में दिक्कत होगी, तो वो मार्क्स आपके कट करेंगे। तो आप इन दोनों पंक्तियों के बीच में कितनी जगह रखनी है और कितने एक पंक्ति में कितना शब्द आपका आ रहा है, ये अंदाजा अगर लगा लेंगे तो अब जब आपको शब्द गिनने की बारी आएगी ऐसे में या सारांश में, तो मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि आपने अगर 80-90 शब्दों में करना था और एक में 7 आ रहा है तो 12 लाइन आपने लिख दी, तो आपका 12 सत्ते 84 85 ये हो गया। ये अंदाजा आपको रहेगा। इसी में अभ्यास करिए। A4 साइज पेपर आप ले लीजिए, तीन तरफ से हाशिया मोड़ लीजिए उसमें या लाइन खींच लीजिए, तब भी आपका काम बन जाएगा। वैसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहले प्रश्न का दूसरा हिस्सा। तीसरा देखिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रस्तुत गद्य अवतरण के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या करने का जो काम है ये 12 नंबर आपको दिला सकता है और नॉर्मली इसमें 3 रेखांकित अंश आपसे पूछे जाते हैं। एक देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सब दिया हुआ है जो जो रेखांकित है। मैं इसको मिटाले दे रहा हूं जिससे कि आपको ये दिख जाए। अब यहां पर देखिए ये रेखांकित अंशों की जो व्याख्या आपसे पूछी जा रही है, ये 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखना है। कई बार आप लोग ढूंढने लगते हैं कि जो रेखांकित अंश है, जैसे यहां पर दिया है कि नारी पुरुष की सहधर्मिणी तो है ही, वह मित्र के सदृश परामर्शदात्री, सचिव के सदृश सहायिका, माता के सदृश उसके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली, इतना दिया हुआ है अंडरलाइन। अब आप इसमें सबसे पहले आप ढूंढते कि इसमें हम क्या व्याख्या करेंगे। भाई ये लाइन दी है, इसकी क्या व्याख्या, इसका तो कोई ये आपको कोई सूत्र वाक्य तो दिया नहीं है, कोई यहां पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, सुभाषितान तो लिखा नहीं है, कोई यहां पर आप ऐसा कहते हैं श्लोक तो लिखा नहीं है जिसकी हम व्याख्या कर दे, या कोई कविता तो लिखी नहीं है जिसकी हम व्याख्या कर दे। बात आपकी सही है, व्याख्या वास्तव में केवल इसकी नहीं करनी होती है, व्याख्या करनी होती है ये इस पैराग्राफ में, इस अवतरण में, इस गद्यांश में यहां पर है, तो इस अवतरण में इसका क्या मतलब है, ये बात क्यों कही जा रही है। तब आप इसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि पीछे जाएंगे थोड़ा और इसके आगे तक जाएंगे, यहां तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नारी की स्थिति के बारे में बता रहा है पैराग्राफ। और नारी की स्थिति को बताते हुए नारी को इसमें कहा गया है कि वो सहधर्मिणी है, परामर्शदात्री है, सहायिका है, सर्वस्व न्यौछावर करने वाली है, ऐसा बताया गया है। कहने का मतलब जब व्याख्या आप करें, यहां पर एक तो जो कॉपी आपको मिलेगी उस कॉपी में 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए कि ये पैराग्राफ भी पूरा प्रिंट रहता है और उसके नीचे जैसे यहां पर मैंने कहा कि ये पहला का है, तो यहां पर का लिखा रहेगा और लिखा रहेगा यहां पे प्रश्न का लिखकर कि प्रस्तुत गद्य अवतरण का या गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, है ना, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो यहां पर आप शीर्षक लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि लिख देंगे नारी की स्थिति, एक मैंने दे दिया, आप अब देखिए इसका सटीक क्या होगा, ठीक है, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे कर देंगे।
इतना लिख के इसको छोड़ देंगे। फिर दूसरा प्रश्न रहेगा खा, और उसमें आपसे पूछा जाएगा, यही प्रश्न छपा रहेगा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखिए। प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखिए। प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखिए, ऐसे ये प्रश्न छपा रहेगा। तो आप यहां पर एक हेडिंग डाल देंगे सारांश, है ना, या मध्य में हेडिंग डाल देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और उसका सारांश आप जैसे भी शुरू करना है, मान लीजिए यहां शुरू किया आपने, इसको लिखा और लिख के इसको समाप्त कर देंगे। और अगर दूसरे पेज तक आ रहा है, जगह उसमें बनी रहती है, वहां तक चले जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न जो गा रहेगा वो ऐसे दिया रहेगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित अंशों की व्याख्या में आपको रेखांकित अंश लिखने होंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब कभी कभी क्या करते हैं, यहां पर ये रेखांकित अंशों की व्याख्या नहीं, बस गा लिख के छोड़ दिया जाएगा। तो आप यहां पर लिख देंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या और ये डाल देंगे। और फिर ये 3 रेखांकित अंशों की अगर व्याख्या करनी है तो आप उसको अपने आप नंबरिंग देंगे, पहला नंबर यहां पे लिखेंगे और यहां से उठाएंगे। और ये देखिए ऐसे शुरू करेंगे, नारी पुरुष से शुरू हुआ है ना, तो लिखेंगे नारी पुरुष की, ऐसे उठाएंगे और यहां पर लिखेंगे नारी पुरुष की डॉट 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 डॉट। अगर एक लाइन में आप लिख पा रहे हैं एक लाइन में, नहीं तो दूसरा ऐसे करके, और यहां पर जहां पे इसका एंड हुआ है, खत्म हुआ है, न्यौछावर करने वाली, तो यहां पर लिख देंगे न्यौछावर करने वाली। इतना करके आप फिर यहां पर अब आपको व्याख्या करनी है। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप लिखिए ससंदर्भ व्याख्या। संदर्भ व्याख्या, है ना, ससंदर्भ व्याख्या। अब यहां पर संदर्भ, बचपन में जो आप लिखते थे उसमें आप लिखते थे कि ये प्रस्तुत गद्यांश जो है फलानी कहानी से ऐसे लिया गया है, लेकिन यहां पर भी संदर्भ दिया जा सकता है कि प्रस्तुत अवतरण में या प्रस्तुत पंक्तियां, ऐसा आप लिखेंगे कि ये जो पंक्ति दी है, ऐसा लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां दिए गए अवतरण से ली गई हैं, जिसके अंतर्गत नारी के विभिन्न रूपों को बताया गया है ना, नारी पुरुष की साधारण भी है, ये सब लिखा है ना, तो विभिन्न रूपों को बताया गया। अब जब व्याख्या करेंगे तो इसके पहले गृहस्थ रूप, रथ के 2 पहिए हैं, नर और नारी, गृहस्थ जीवन इससे सफल होता है, यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे और इसका भाव निकालेंगे और इस भाव के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे। और ये प्रैक्टिस करने से आएगा, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप ये सोचे कि बस डायरेक्ट जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में और तिलिस्मी चिराग जलाएंगे, और अलादीन का जब चिराग जलेगा और एक छड़ी मिलेगी, घुमाएंगे उसको, आंसर लिख जाएगा, तो आजकल के युग में ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपने सिद्धि हासिल की है तो आप अपने पे यकीन रखिए, नहीं तो आपको करना पड़ेगा। और व्याख्या कैसे करेंगे और कितने शब्दों में करेंगे, यहां पे भी बहुत बढ़िया फार्मूला है। फार्मूला यह है कि इन शब्दों को गिनिए, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, लगभग 26 शब्द हैं। अब व्याख्या इसकी कितने शब्दों में करें, तो 3 गुना लगभग इसकी व्याख्या आप कर दें। जस्ट जैसे सारांश आपने किया था, सारांश में 1/3 किया था, यहां पर जो व्याख्या होगी, व्याख्या 3 गुना में करें। 3 गुना व्याख्या आपकी होनी चाहिए। व्याख्या अपने शब्दों में करें, हर जगह ये इंपॉर्टेंट है कि अपने शब्दों में आपको चीजें करनी है। और यहां पर अब 3 गुना कैसे होगा, यहां पर आप उदाहरण दें, यहां पर उदाहरण दे दें, इससे मिलता जुलता कोई उदाहरण आपको याद आए कि कहीं कुछ कहा गया था, कबीरदास जी ने कहा था, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, या किसी विद्वान की कोई भी कहावत, कुछ मतलब कही गई बात याद आए, कहावत याद आए, लोकोक्ति याद आए, सामाजिक कोई उदाहरण याद आए, तो उसको आप ऐड करके उसको 3 गुना कर दे, व्याख्या कर दे। ये एक साहित्यिक व्याख्या होगी, उसकी स्तरीय व्याख्या होगी। ये नहीं कि कुछ भी आप लिखते जा रहे हैं, बस पंक्ति बढ़ाते जा रहे हैं, शब्द बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे नहीं। तो 3 गुना कैसे होगा, इसमें उदाहरणों को डालेंगे, इसमें उदाहरणों को डालेंगे, लोकोक्तियों मुहावरों को डालेंगे, जो कहीं से भी तुलना आप कर सकते हैं तो उसको करेंगे। तो ये व्याख्या अगर तीनों आप सटीक कर देते हैं तो 12 में से आपको 8-9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। तो 9 नंबर यहां मिल जाएंगे,
4 से 5 नंबर यहां मिल जाएंगे, तो 9 4 13 और 2 नंबर वहां, तो 15 16 नंबर आपको इसमें आसानी से आ जाएंगे। ठीक है। अब जो दूसरा यहां पर आपका क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 15 नंबर आपको दिलाता है। और 15 नंबर जो ये क्वेश्चन आपको दिला रहा है, इस 15 नंबर के क्वेश्चन में आप 12 13 नंबर बहुत आसानी से 14 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं, 15 भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 12 13 तो आसानी से मिल जाएगा। और ये जो पेपर आपका दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में, ये एक रूप में बहुत सरल है, लेकिन दूसरे रूप में ये कठिन इसलिए हो जाता है कि जरा सा भी गलती हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना अगर होगी तो आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। कैसे? इसका नाम है सारणी रूप, अंग्रेजी में इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, इसको मैं बता रहा हूं आपको। अब दूसरे प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं, और दूसरा प्रश्न है सारणी रूप का, सारणी रूप, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और हिंदी में कहते हैं सारणी रूप। सारणी रूप एक शासकीय पत्र आपको दिया जाता है, उसका करना होता है, और उसका सारणी रूप लिखते समय इसके निश्चित कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो करके उसी में लिखा जाता है। इसके लिए आपको पत्र पढ़ना होता है, 2 बार कम से कम 3 बार आप पत्र को पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा पत्र इसमें नहीं दिया जाता है। और जब आपने सारणी रूप जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया है, वैसे भी हमने कई बार आपको पढ़ाया है जब एग्जाम्स हुए हैं, जो लोग कोर्स में हैं उनको सारणी रूप का पूरा मटेरियल दे दिया गया है, डेली प्रैक्टिस भी उनकी चल रही है। अगर आप अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें ध्यान ये रखें सारणी रूप कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाएंगे। सबसे जो खास बात ये है इसकी कि इसको ऐसे बनाएंगे, और इसमें निश्चित वो है कुछ खाने बनाने होते हैं आपको। जैसे पहला इसमें होता है, इतना बड़ा ये आप बना लीजिए बॉक्स, नीचे का भी बंद मत करिए, शुरू में जब बनाइए तो पहला रखिए इसमें क्रमांक, पटरी से आप स्केल से बनाइएगा, जिससे कि आपको ये टेढ़ा मेढ़ा ना बने, साफ सुथरा रहे। इसमें जो मार्क्स मिलते हैं आपको, नंबर जो मिलते हैं वो साफ सुथरा रहता है, तो आपको बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अंक जितने एग्जामिनर दे सकता है वो देता है। अगर जरा सा भी कटिंग वगैरह करते हैं तो उससे मार्क्स कट जाते हैं। तो इसमें एक होता है क्रम संख्या, और दूसरा होता है यहाँ पे पत्रांक या पत्र संख्या, क्रमांक, और दूसरा यहां पर होता है पत्रांक। हर एक पत्र का एक क्रमांक होता है ना, पत्र का अंक होता है, तो ये पत्रांक। और उसके बाद में होता है दिनांक एवं स्थान, दिनांक एवं स्थान, और उसके बाद में होता है प्रेषक, फिर एक होता है प्रेषिती, और फिर होता है विषय वस्तु। तो यहां पर एक हो जाता है प्रेषक, ये डिजिटल पेन से मैं लिख रहा हूं इसलिए साफ नहीं लिख जा रहा है थोड़ा सा, और ये है प्रेषिती, यानी कि प्रेषक का मतलब भेजने वाला, प्रेषिती मतलब प्राप्त करने वाला, और यहां पर अंत में होता है विषय वस्तु। बिल्कुल साफ साफ इसको यहां पर आप ऐसे बना दीजिए। क्रमांक में आप 1 लिख देंगे। पत्रांक, यहां पर जो पत्र आपको दिया जाता है लिखने के लिए, ये देखिए यहां पर पत्रांक दिया हुआ है, ये पत्र का क्रमांक, तो इसको आप लिखते हैं। दिनांक ये यहां पर दिया हुआ है, तो दिनांक आप लिख देते हैं। दिनांक एवं स्थान, तो स्थान यहां पर दिया हुआ है, कहां से आया है, भुवनेश्वर से, तो यहां पर आप भुवनेश्वर लिख देते हैं। पत्रांक जो भी दिया होगा वो लिखेंगे, दिनांक जो भी लिखा दिया होगा वो लिखेंगे, स्थान। तो जब दिनांक लिखेंगे तो दिनांक देखिए यहां पर कैसे लिखा है, 15 अक्टूबर समथिंग जो भी है, तो यहां पर ऐसे नहीं लिखेंगे 15/10, 15 अक्टूबर पूरा ऐसे लिखेंगे, 15 अक्टूबर एक लाइन में आ जाएगा कॉमा, या नहीं आएगा तो उसको नीचे भी जा सकते हैं, 2022 2020 2021 जो भी पत्र में दिया होगा, जिस तारीख में पेपर हो रहा है, जिस डेट में, वो नहीं, जो पत्र में दिया है उसी को उतार देना है, और फिर उसके नीचे कॉमा लगा के स्थान लिख देंगे कि ये भुवनेश्वर से आया है, भुवनेश्वर आपने कर दिया। और फिर प्रेषक, यहां पर प्रेषक आप देखेंगे तो ये किसने भेजा है, तो देखिए यहां से आया है भारत सरकार वित्त मंत्रालय से। अगर नाम किसी का दिया होगा, पदनाम दिया होगा तो वो लिख देंगे, नहीं तो प्रेषक। और जिसको भेजा गया है, किसको भेजा गया है, ये इनको मुख्य सचिव उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर को भेजा गया है, तो उसको लिख देंगे प्रेषिती में। अब सबसे ज्यादा जो यहां पर विशेष बात है वो विषय वस्तु में है। विषय वस्तु बहुत सारगर्भित आपको लिखना है, पूरा पत्र नहीं उतारना है, बहुत छोटा भी नहीं लिखना है, और इतना जरूर लिख देना है उसमें कि पढ़ने वाले को समझ में ये हर हाल में आ जाए कि इस पत्र की समरी क्या है। इसको देखो टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने शीर्षस्थ अधिकारी के सामने इसकी समरी बना के रख दी है, उसने इसको पढ़ लिया तो उसको समझ में आ गया कि इस पत्र का मकसद क्या था, क्यों यह पत्र लिखा गया था, और उसको उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया या जो कार्रवाई करनी थी वो कर दिया। इसमें देखिए विषय दिया है सूखा पीड़ितों को सहायता के संदर्भ में। केवल इतना कहने से तो आपका काम नहीं बन जाएगा कि आप विषय इतना ही उतार दें कि विषय यहां लिखा था, तो इसको उतार देने से तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि ये फिफ्थ का बच्चा भी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेगा तो इतना कर लेगा। यहां पर आपको ये लिखना है कि जैसे पूरा लेटर यहां पे पढ़ना है, आपके पत्र क्रमांक फलां के संदर्भ में मुझे यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि केंद्र सरकार उड़ीसा राज्य में सूखे की भयंकर स्थिति को देखते हुए जनता को राहत देने के लिए 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि राज्य को भेज रही है, लोगों में किया जाए तथा अनुदान संबंधी, मतलब राज्य भेज रही है, लोगों में इसका वितरण किया जाना होगा और संपूर्ण विवरण इस कार्यालय को भेजा जाए। जिसका वितरण यहाँ पे होगा, ये छूटा है, ये उदाहरण जहां से लिया गया है तो छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिसका वितरण किया जाए। तो यहां पर आप लिखेंगे कि सूखा पीड़ितों को 200 करोड़ भेजी गई 200 करोड़ अनुदान राशि, सूखा पीड़ितों के लिए उड़ीसा राज्य को भेजी गई 200 करोड़ की अनुदान राशि को वितरित करने और उसका विवरण कार्यालय को भेजने के संदर्भ में पूरी समरी हो गई। जितना लेटर में बात कही गई थी वो पूरा आपने यहां लिख दिया। कैसे लिखेंगे? सूखा पीड़ितों को भेजे गए 200 करोड़ रुपए को वितरित करने और उसकी सूचना या उसका विवरण कार्यालय को भेजने के संदर्भ में, और इतना या संबंध में इतना करके फुल स्टॉप लगा देंगे और फिर बाद में इसको बंद कीजिएगा। प्रैक्टिस यही आपको सिखाएगी कि अब जैसे डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेली जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें डेली प्रैक्टिस करने वालों को ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, क्या वो गलती कर रहे हैं, कितना बॉक्स किसको क्या बनाना है, सबसे बड़ा बॉक्स ये रखना है। तो ऐसा आपने लिख दिया, पूरा लिखा, यहां से शुरू किया और यहां खत्म हो गया और आपने इसको बंद कर दिया। आपको इसमें अगर साफ सुथरा लिखा है, कोई कटिंग नहीं हुई है, तो 12 नंबर 13 नंबर इसमें मिल जाएंगे 15 में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रश्न है और सबसे ज्यादा लोग इसमें परेशान होते हैं कि इसमें हम करें कब और क्या और लिखें कब और क्या। ठीक है ना? क्या करें? इसमें कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पे 24 नंबर का ये सेक्शन आपका है और इसी को सबसे ज्यादा हमको समझाना है, फिर मुहावरे समझाने हैं, बाकी आपको सब पता है, 2-2 मिनट लगेगा। अर्ध शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, उन सब पर प्रश्नों का जो पूछने का तरीका है, उसमें सबसे पहले आपको एक तो पत्र की परिभाषा आपसे पूछी जाती है। सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रश्न है वो आपसे पूछ लिया जाता है, परिभाषित कीजिए, है ना, परिभाषित कीजिए। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या है ना, क्या तात्पर्य है, शासकीय पत्र से क्या तात्पर्य है, अर्धशासकीय पत्र से। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है यहां विशेषताओं को लेके, विशेषताएं बताइए। और एक प्रश्न पूछा जाता है आपका प्रारूप से, लिखित प्रारूप से, लिखित प्रारूप से, है ना, और प्रारूप, लिखित प्रारूप, और एक रूपरेखा कभी कभी पूछ ली जाती है आपसे, रूपरेखा, आपसे ऐसे कह दिया जाता है इसका रूपरेखा बनाइए, है ना। और एक आपसे पूछा जाता है प्रश्न उदाहरण। ठीक है, एक प्रश्न कभी कभी कंडीशन दे देता है और कि इस तरीके का पत्र आप लिखिए, तो एक कंडीशनल प्रश्न भी यहां पर हो जाता है। ये पूरा जो पेपर है आपको ये हिंदी में ही करना है, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। वोकेबुलरी वाला जो अभी पोर्शन है, अगला क्वेश्चन उसमें करना है। अब यहां पर देखिए जो प्रश्न यहां रखा है, अशासकीय पत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। 8 नंबर का पूरा ये प्रश्न आपको दे दिया गया। ऐसा भी हो सकता है, इसमें यह भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि अर्धशासकीय पत्र से क्या तात्पर्य है और इसका लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो जब भी आपसे यह पूछा जाए कि अर्धशासकीय पत्र से क्या तात्पर्य है, तो आपको क्या लिखना है?
अशासकीय पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो जितने भी पत्र हैं उनमें से ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है, थोड़ा व्यक्तिगत होता है। ये शासकीय पत्र से ये भिन्न है, अन्य पत्रों से भिन्न है। और इसमें जो औपचारिक और अनौपचारिक बातें हैं तो उन बिहाफ पे भी आप अंतर कर सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा अनौपचारिक वे में लिखा जाता है, व्यक्तिगत तौर पर थोड़े से इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आपसे पूछा जाए, यहां पर ये मतलब नहीं है, वो तो आप पढ़ लेंगे। जब लिखित प्रारूप आपसे पूछा जा रहा है तो एक चीज ये बताइए, क्या ओरल प्रारूप आप बता सकते हैं, मौखिक प्रारूप आप बता सकते हैं किसी भी एग्जाम में? इंटरव्यू में तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर पेपर आपका हो रहा है, लिखित परीक्षा हो रही है, तो उसमें आप लिख के ही बता सकते हैं। तो लिखित प्रारूप मतलब है लिखकर दिखाना है आपको प्रारूप, ठीक है। यहां पे भी लिखित प्रारूप लिखा है, यहां पे भी लिखित प्रारूप लिखा है। तो प्रारूप का मतलब यह होता है, जब आप प्रारूप लिखते हैं तो प्रारूप में आप क्या करते हैं, जैसे सेवा में, ठीक है ना, सेवा में का खागा जो भी है, कहीं भी लेटर में नाम का जिक्र नहीं करना है ना। स्थान आप लिखते हैं डॉट डॉट डॉट, है ना। और ये प्रेषक प्रेषिती जैसे भी आप लिखते हैं उसको डॉट 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 करके आपको बना देना है। जैसे ऊपर रहेगा प्रेषक, आभासा, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना है ना। जो प्रारूप है, यहां पे देखिए प्रारूप में क्या ध्यान रखना है कि ये सेवा में के बाद इसको राइट में लिखते हैं, तो ऐसे यहां पे भी इसको बाद में ही लिखेंगे। थोड़ा सा मैं और साफ इसको करने की कोशिश करता हूं, ये डिजिटल पेन के कारण ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो अगर प्रेषक और प्रेषिती लिखना है आपको तो कहीं पे नाम नहीं लिखना है, प्रेषक और यहाँ पे ये हो जाता है प्रेषिती, यानी कि सेवा में यहाँ पर होता है प्रेषिती शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जो लेटर आपको मिलेंगे उसमें क्या रहेगा, उसमें रहता है सेवा में, ठीक है। खागा, आबासा जो भी है, और उनका स्थान लिख देते हैं। अगर ये पत्र ऐसे तो यहाँ पे लिखेंगे आप महोदय। विषय तो आप लिखेंगे ही, विषय, विषय में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो यहां तक जाएंगे और उसके बाद जब यहां तक आप पहुंच जाएंगे उसके बाद वापस आएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे महोदय, और फिर यहां से शुरू करेंगे, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, फिर डॉट 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 करते हुए आप चले जाएंगे ऐसे, डॉट 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 डॉट। और जब आप अगली बात कोई लिख रहे हैं तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 डालते हैं, 1 नहीं होता है, 2 होता है। और फिर जो भी है भौतिक संलग्नक, है ना, आज्ञा से, तो इन सारी चीजों को आप लिख देंगे। कहने का मतलब यहां पर यह है, वो तो आप प्रारूप देख लेंगे किसमें क्या लिखा जाता है। प्रारूप जब पूछा जाए तो आपको यही स्ट्रक्चर प्रारूप बना के प्रस्तुत करना है, उदाहरण नहीं देना है, ठीक है। उदाहरण नहीं देना है जब तक आपसे ना कहा जाए कि उदाहरण। उदाहरण जब आपसे कहा जाएगा तो आप इस तरीके का लिखेंगे। मान लीजिए शासकीय पत्र का उदाहरण पूछा जा रहा है तो आप इस तरीके से इसको पूरा लिखकर दिखाएंगे, ये शासकीय पत्र का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन अगर प्रारूप, लिखित प्रारूप, रूपरेखा, ये सब पूछी जा रही है तो आप डॉट 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 करके, लेकिन इतनी लैंग्वेज जरूर देंगे, विषय है, यहां पे पत्रांक होता है, दिनांक होता है, जहां पर यथास्थान जो है उसको डॉट डॉट करके लिख देंगे और इतना लैंग्वेज देके आप उसको बना देंगे, लेकिन पूरा उदाहरण नहीं लिखेंगे। अगर आपसे कहा गया कि सरकारी पत्र को परिभाषित कीजिए या सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है, या कार्यालय ज्ञापन का अर्थ स्पष्ट करते हुए, तो यहां पर मैं आपको बताऊं, कुछ भी जब आपसे पूछा जाए तो आपका उसको परिभाषित तो करना ही है, उसकी कम से कम 5 विशेषताएं भी आपको लिख देनी है। कॉमन विशेषताएं होती हैं, सब क्लास में आपको बताई गई हैं, लगातार उसकी प्रैक्टिस भी चल रही है, आप उसको लिख देंगे। 5 विशेषताएं जरूर बताएंगे। आप परिभाषा देने के बाद उन विशेषताओं को बुलेट पॉइंट में लिख देंगे, या फिर जैसे उसका संचालन है, प्रारूप है, भाषा शैली है ना, इस आधार पर जो कैटेगराइज करके हमने बताया है, नोट्स है, तो नोट्स में आपने पढ़ा है, उस आधार पे भी लिख सकते हैं। नहीं तो कम से कम परिभाषित करने के बाद 4-5 विशेषताएं आप जरूर बता देंगे। तो इस वाले पेपर में अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रत्येक सेक्शन में आपको 6 से 7 नंबर मिलेंगे, तो 20 नंबर तक आप इसमें पहुंच सकते हैं। 24 में 18 से 20 नंबर तक आप पहुंच सकते हैं। साफ सुथरा रखना इसका, यहां पे तो उतना साफ मुझसे नहीं हो पा रहा है। यहां पर क्या है, ये जो मिलान करना है ये बिल्कुल सही रहे, कहां से कॉमा लगाना है, कॉमा
है ना, और कॉमा के साथ साथ में यहां पर किस स्थान पे क्या लिखना है, ये चीज, पोजीशन उसकी, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं हो, और कटिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर वाला पेपर आपका पूरा होता है, जैसे कंप्यूटर का लेटर होता है, पेपर नहीं लेटर, तो कंप्यूटर से जैसे निकलता है बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल एक एंगल में होता है, पूरा अलाइनमेंट उसका जो होता है पूरा सही होता है, पूरा उसका एक सिद्धांत में होता है, पूरा एक तरीके से उसको सेट करके लिखा जाता है। ऐसे आप साफ सुथरा लिखने का प्रयास करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब ज्यादा प्रैक्टिस, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ना हो, डॉट आप बनाए तो ये ऐसे लाइन में डॉट 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 ही करें, और बिल्कुल साफ सुथरा। अगर आप बिल्कुल प्रेजेंट कर देंगे, लगेगा कि हाँ निकाल के ऐसे रख दिया गया प्रिंट आउट करके, तो मजा आ जाएगा, आप उसको देखेंगे, खुद को अच्छा लगेगा, तो एग्जामिनर भी उसमें मार्क्स दे देगा। अगला प्रश्न जिसमें नंबर आपको बिल्कुल बौछार होती है नंबरों की, चौथा जो क्वेश्चन है ये 30 अंक का होता है, और 30 अंक में मैं आपको बताऊं कि 30 प्राप्त किया जा सकता है, ये सबसे ज्यादा मैथमेटिकल नंबर वाला ये पोर्शन है। इसमें जो पूछा जाता है, दो क्वेश्चन है, हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप, और दूसरा है अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए, और तीसरा इसी में आपसे मुहावरे और लोकोक्तियां पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों को भी इसी के अंतर्गत पूछा जाता है, और ये पूरा सेक्शन 10-10 नंबर का लेके ऐसे 30 नंबर का हो जाता है। सीधा सा इसमें आपसे एक शब्द दिया जाएगा जैसे प्रशासनिक है, और इससे इसकी अंग्रेजी आपको कही जाएगी लिखने। पेपर में ये ऐसे छपा रहता है, ये चौथा प्रश्न आपका शुरू होगा, चौथा का यहाँ पे प्रश्न लिखा रहेगा कि हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप लिखिए, और यहाँ पर छपा रहता है प्रशासनिक, प्रशासनिक, और यहाँ पर जगह दी होती है, अधिकतर ऐसे ही इसका प्रारूप होता है। यहां पर आप उसका अंग्रेजी रूप लिख देंगे। फिर अगला आपका लिखा रहेगा संज्ञेय अपराध, ये कल का प्रैक्टिस है हमारे यहाँ का, जो हमने कल करवाया था वही आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारा ग्रुप है, जो हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें एक ग्रुप भी हमने बनाया जिसमें आंसर राइटिंग लोग करते हैं, एक दूसरे की कॉपीज भी उसमें देख सकते हैं, तो वही है। तो अगर दिया है संज्ञेय अपराध तो ऐसे ये लिखा रहेगा, आपको बस आगे लिख देना है। अगर प्रशासनिक की अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेटिव है तो आप उसको, मेरा मानना है कि आप उसको कैपिटल लेटर में, और कैपिटल लेटर के साथ में यहां पर यह भी ध्यान रखिए, कैपिटल लेटर में लिखिए और साफ लिखिए, एक दूसरे अक्षरों के बीच की जो दूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आपको लिखना है तो आप साफ सुथरा इसको ऐसे लिख दीजिए, और आपको जिससे कि पूरे मार्क मिल जाए, पूरे नंबर इसमें मिल जाए। इसको आप घोचिए पोचिए ना, जैसे मैंने लिख दिया है। और दूसरे बहुत सारे लोग ये करते हैं, जब स्पेलिंग नहीं पता होती है तो वो ऐसे लिख देते हैं एड फिर टेटिव, अब वो सोचते हैं कि एग्जामिनर समझेगा, इसको आता है, बहुत तेज है, तेज तेज इसने लिख दिया है, 0 मार्क्स, कुछ नंबर आपको नहीं मिलेंगे। वो लाल पेन या ग्रीन पेन, अपनी लाल पेन रखेगा और 0 मार्क्स यहां देगा, कहेगा लिखो तुम आराम से। बात समझ में आ गई? कोई भी शब्द यहां से आप उठाएंगे जिसकी यहाँ पे जो दिए हैं उन्हीं सारे शब्दों को आपको लिखना है, सारे इसमें अनिवार्य होते हैं, तो उसका कैपिटल लेटर में कोशिश करिए कि आप कैपिटल लेटर में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखिए, कुछ भी आप लिखिए तो कैपिटल में यहां पर करिए, जिससे कि पढ़ने में उसको कोई दिक्कत ना हो, अस्पष्टता बनी रहे। ठीक यही काम आपको अंग्रेजी वाले से हिंदी वाले पोर्शन में भी करना है। तो हिंदी की जो लिपि है उसमें देवनागरी लिपि, उसमें तो हिंदी अंग्रेजी कुछ ऐसा है नहीं भाई, उसमें सॉरी, उसमें तो कोई छोटा बड़ा लेटर उसमें है नहीं, उसमें तो आपको देवनागरी लिपि में ही लिखना है। और यहाँ पे भी ऐसे ही दिया रहता है, वो खा खंड दिया रहेगा, और खा खंड में लिखा रहेगा कि अंग्रेजी से हिंदी में इसको लिखिए, और यहाँ पर दिया रहेगा रसद, है ना। ऐसे यहाँ पर जो भी प्रश्न पत्र है, जैसे यहाँ पर दिया है, सॉरी ये राशन लिखा था मैंने, रसद लिख दिया है वहां पे, रिमांड है, स्टेट है ना, अबेटमेंट है। तो यहां पर 2-3 चीजें ध्यान रखना है ना, रेशन है, रिमांड है ना। कभी कभी इसको ये कैपिटल लेटर में लिख के पूछते हैं, कभी कभी स्मॉल लेटर में, लेकिन आप जब लिखिए तो इसको कैपिटल लेटर में स्पष्ट तौर पे लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। या स्मॉल लेटर अगर ऐसा आप लिख रहे हैं मिक्स लेटर में, तो आपको यहां पर साफ लिखना है जो पठनीय हो, क्योंकि कैपिटल लेटर पठनीय होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं।
तो अब इसका आप बस अर्थ लिख देंगे। ये ज्यादा से ज्यादा अगर आपको आ रहा है तो पूरा ये 20 नंबर का काम आपको 10 मिनट में, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में ये हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो आप सोच कर लिखिए, थोड़ा सा रुक कर लिखिए, और उसके बाद में जब आप नहीं भी याद आ रहा है तो आप सबसे पहले उसको रफ कर लीजिए, उसके बाद में यहां पर उतारिए। कई बार ऐसा भी होता है, स्पेलिंग मिस्टेक यहां नहीं होना चाहिए। और फिर ये तीसरा है यहां पर, ये जो सी सेक्शन है, ये मुहावरे लोकोक्तियां यहां पर पूछे जाते हैं। हाथ पैर मारना, बरस पड़ना, नाक का बाल होना, आगे नात न पीछे पगहा, अंधों में काना राजा। यहां पर थोड़ा सा आपको कभी कभी जगह की कमी भी देखने को मिलेगी। 2016 के आरओ मेंस के पेपर में देखने को मिली थी। वहां पर क्या हुआ, पांचों मुहावरे इन्होंने यहां पर ऐसे छाप दिए और फिर एक ही पेज में इतनी जगह दी और कहा इसी में वाक्य प्रयोग कीजिए। और हम लोग कहते हैं कि वाक्य प्रयोग जो होना चाहिए वो उत्कृष्ट होना चाहिए, थोड़ा सा स्तरीय होना चाहिए, तभी मार्क्स मिलते हैं। तो इतनी जगह में कैसे हो, अब उसमें तो समस्या थी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जगह आपको दी जाती है, मुहावरे ऊपर छपे रहते हैं। कभी कभी मुहावरा एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा ऐसे भी छपा रहता है। तो कोशिश करिए कि यहाँ पर अगर जितनी जगह दी है, अगर वो मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, तो अपने शब्दों के आकार को छोटा करिए और वहीं उतने में उदाहरण लिखिए। ये कोशिश ना करिए कि आप गुणवत्ता घटा दीजिए, छोटा छोटा लिख के साफ साफ, छोटा उसका जो फॉन्ट साइज है अपने लिखावट का, उसको छोटा करिए और उसमें अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए। मुहावरों का जब भी आप वाक्य प्रयोग और अर्थ कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, तो इसमें 1 नंबर आपका अर्थ का होता है और 1 नंबर आपका वाक्य प्रयोग का होता है। अर्थ और वाक्य प्रयोग का ऊपर लिखिए मुहावरा, यहाँ पे मुहावरा जो भी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपसे मुहावरा पूछा गया हाथ पैर मारना, है ना, तो हाथ पैर मारना यहां पर लिखिए, हाथ पैर मारना, अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर छापा नहीं है तो उसके नीचे आप एक हेडिंग डालिए अर्थ और एक हेडिंग डालिए वाक्य प्रयोग। ऐसा गोला बनाना नहीं है, मैं दिखा रहा हूं आपको। यहां पर अर्थ लिखिए। अगर मुहावरे का अर्थ आपने सटीक नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वाक्य प्रयोग भले ही किया है। ठीक वैसे ही जैसे आपको एड्रेस पता ही नहीं है और आपने सामान डिलीवरी कर दिया, तो हो सकता है कि वो सही हो जाए, 10 घरों में से एक घर था, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी नहीं है तो आपको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप उसके हकदार नहीं है। अर्थ सटीक होगा, उसके बाद वाक्य प्रयोग होगा तो पूरे नंबर सही मिलेंगे। वाक्य प्रयोग भी सही होना चाहिए, और वाक्य प्रयोग तभी आप सटीक कर सकते हैं जब आप अर्थ सही से लिखेंगे। और वाक्य प्रयोग समसामयिकी से रिलेट करके करिए, थोड़ा सा रामू श्यामू से बाहर आइए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाइए, थोड़ा सा इसमें जो लिखिए वो बहुत कम शब्दों में मत लिखिए। वाक्य प्रयोग थोड़ा सा आप 25-30 शब्दों में करिए। ये नहीं रामू ने श्यामू को मारा 9-2-11 हो गया, है ना, है ना। और मान लीजिए कि हाथ पैर मारना कुछ छटपटाहट है, तो कुछ आपने ऐसे ही लिख दिया कि उसने उसको जकड़ लिया और वो पूरा हाथ पैर मार रहा था लेकिन छुड़ा नहीं पाया। ये सब बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका अस्तर नहीं है। मुहावरों में एक चीज और है, इसमें कई बार आपको अलग अलग अर्थ अलग अलग किताबों में मिलते हैं। तो अलग अलग अर्थ जब आपको मिलते हैं तो आप परेशान होते हैं कि मैंने तो ये पढ़ा था, इस किताब में ये दिया है। आप देखिए भावार्थ लगाइए, इसका सीधा अर्थ जो होता है वो तो होता ही है, भावार्थ भी आप लगा के देखिए जो आपको समझ में आए, है ना। सीधा सटीक अर्थ ये नहीं है कि मुहावरा जो कह रहा है वही उसका मतलब होगा, उसका भाव लिया जाता है ना, उसका भाव लिया जाता है और फिर उसका वाक्य प्रयोग आप करिए उस हिसाब से। तो आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर कमजोर वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1.5 नंबर आपको मिल सकते हैं, अर्थ अगर सही लिखा है तो। ठीक है। और जैसे वाक्य प्रयोग करते समय आप कुछ समसामयिकी घटनाक्रम से उठा लीजिए, कुछ देशों के संबंधों से उठा लीजिए, कुछ आप कहीं इतिहास से कुछ तुलना करा के कर दीजिए। आप सामाजिक उदाहरण दे सकते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण जैसे मुहावरे हैं तो उसमें दे सकते हैं। तो ये कोशिश करिए, ठीक है। अब ये डेली प्रैक्टिस से ही आएगा, इसमें 1-2 का हम बता भी देंगे तो आपका कुछ नहीं होना है, लेकिन डेली प्रैक्टिस से। एक मुहावरे का हमने वाक्य प्रयोग पे क्लास लिया है, उसको आप देख लीजिएगा और वो आप सर्च करेंगे मुहावरे वाक्य प्रयोग आईएएस प्रेप तो आ जाएगा। 5वां एक प्रश्न है 10 नंबर का, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। 5 नंबर का एक प्रश्न और 2 प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, और कभी कभी या ज्यादातर कंडीशंस में 5 क्वेश्चन हर एक 2-2 नंबर का, और ये 10 नंबर है आपके कंप्यूटर के।
10 मार्क्स ये आपके कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहां पर जो सबसे बढ़िया बात है वो अगर आप सटीक लिख देते हैं, यहां पर भी नॉर्मली प्रश्न ऐसे लिखा रहता है 5 कंप्यूटर संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न तो यहाँ पे लिखा रहता है ऐसे ही सुपर कंप्यूटर, अब कुछ नहीं पूछा है, लिख दिया कि सुपर कंप्यूटर। अब ये 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बताना है 2 नंबर में। तो पहला प्रश्न है कि 2 नंबर में हमको कितने शब्द लिखने हैं, आप लोगों का ये प्रश्न होता है कितने शब्दों में उत्तर दें। तो इसको मान के चलिए 2 नंबर का है तो आप 25 शब्दों से 40-50 शब्दों के बीच में इसका उत्तर दे दीजिए। 25 से 50 शब्द, 40 शब्द, 25 शब्दों में भी दे सकते हैं। और अगर बिल्कुल सीधा कोई प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न इसमें देखिए कि पहला पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था, तो यहां पर अगर आप सटीक लिख दे रहे हैं तो आपने ऐसे लिख दिया पहला पर्सनल कंप्यूटर फला कंपनी ने बनाया था, आपने उत्तर दे दिया। तो अगर इतना ही लिख दे रहे हैं, यहां पे प्रश्न की डिमांड इतनी है तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हैं कि आपने सन भी बता दिया तो बिल्कुल मार्क्स कटने की गुंजाइश खत्म हो गई। अगर केवल इतना लिखा कि किस कंपनी बनाया तब भी आप डिमांड पूरी कर रहे हैं। लेकिन जैसे एएलयू है, अब एएलयू पे तो पूरी किताब भी हो सकती है, सुपर कंप्यूटर पे तो पूरी किताब हो सकती है। यहां पर आपको 25 से 30-50 शब्दों में, 30-35 शब्द 40 शब्दों में लिख देना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ऐसे आपको लिख देना है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या होते हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास कब हुआ, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, इनको 40-50 शब्दों में आपने लिख दिया। तो यहां पर भी आपको 70-75% नंबर 1.5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में आसानी से मिल जाएंगे। सटीक अगर उत्तर आपने दिया है तो 2 में 2 भी मिल सकते हैं, 8 नंबर 10 नंबर, इसमें 10 में 10 भी मिल सकते हैं और 8 नंबर भी आपको आसानी से 7-8 नंबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस पेपर का आप पूरा एक टारगेट जो लेके चलिए वो 75 नंबर तक का लेके चलिए, आपको ये मिल जाएंगे। प्रैक्टिस आप करिए और हमारा एक कार्यक्रम भी इसमें चल रहा है अभ्यास, जिसमें क्लासेस, नोट्स, डेली प्रैक्टिस एक ग्रुप के माध्यम से और टेस्ट जिसकी कॉपीज आपकी चेक होंगी। और इसमें हम पूरा वो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी दे रहे हैं जीएस और हिंदी का, जिससे कि आपके उसमें भी मार्क्स बढ़ जाए, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस कार्यक्रम को भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 6307281212 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, इससे जानकारी लेके। तो ये रहा। अब किसी दिन हम बात ऐसे एस्से पे कर लेंगे, जीएस की रणनीति पे भी हम बात कर चुके हैं, आगे हम ऐसे करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।